नमस्कार निर्मल जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपने दफ्तर में हमें ये समय देने के लिए। यू वेलकम। आपने 4 बजट पेश किए अभी। विच वन वॉज योर बेस्ट बजट? डू यू थिंक दिस वन इज योर बेस्ट, या इससे पहले का कोई और बजट आपको बहुत पसंद रहा? नहीं, आई कैन नॉट डिसाइड। मोर देन द बेस्ट, आई वुड थिंक प्रश्न ये होना था कि कौन सा बहुत ही चैलेंजिंग था। पिछले साल का भी चैलेंजिंग था, इस साल का भी चैलेंजिंग था, क्योंकि कोविड अभी तक है, चला नहीं गया। और पिछले बजट जब हमने पेश किया 1 फरवरी 2021 में, इंडिकेटर्स रिवाइवल का बहुत स्ट्रांगली हमारे सामने थे, इसीलिए एक बजट प्रिपेयर हुआ उस रिवाइवल को बरकरार रखने के लिए। मगर तुरंत हमने सेकेंड वेव फेस किया अप्रैल में। उससे बहुत सेक्शंस जो रिवाइव होना था, जैसे बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स, और जहाँ लेबर इंटेंसिव नया डिलीवरी का या एयरपोर्ट्स में ग्राउंड स्टाफ का, सर्विसेज सेक्टर का, या होटल्स, रेस्टोरेंट्स, barbers, saloons, women's, care centers, beauty parlors, all of them were affected. तब का सेकेंड वेव के बाद फिर उस क्वार्टर वो एक इम्पैक्टफुल था, इसीलिए तुरंत हमने एक और घोषणा भी की। सो वो बजट एकदम चैलेंजिंग वातावरण में बनाया, और चैलेंज बहुत उस समय लगा कि एकदम चैलेंजिंग है। मगर इस साल जब हम इस तैयारी में हैं, वेव ऑलरेडी सेट हो गया है ओमिक्रॉन का। सो बजट पेश करने से पहले ही ये वेव आया, इसीलिए एक के बाद एक चैलेंज ही चैलेंज। सो सबसे चैलेंजिंग बजट कौन सा है, ये प्रश्न अगर आप पूछे तो भी आंसर इतना आसान नहीं है, फिर भी दैट वुड हैव बीन द क्वेश्चन। मगर मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ भारत के नागरिक हर एक के लिए कि इस इतना कठिन अवस्था में भी वो जितनी भी राहत मिल रही है, किसी को नहीं मिले, फिर भी सब उनके अपने अपने करते आ रहे हैं। इसके वजह से ही आज भी थोड़ा उम्मीद है इकॉनमी उठ जा रही। आज़ादी के बाद से इस तरह का चैलेंज भारत के किसी वित्त मंत्री के सामने नहीं आया कि ऐसी स्थिति में बजट बनाना हो। आपको लगा कि आपको एक स्पेशल काइंड ऑफ ट्रेनिंग की आवश्यकता थी, या आपको ऑन द जॉब मिल गई? क्योंकि ये सबसे मुश्किल हालात के 2 बजट आपने पेश किए, 2020 का और उसके बाद अगला। तो आपको कैसा लगा कि जब आपने पहला बजट पेश किया पोस्ट कोविड, आपको ऐसा लगा कि इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट चैलेंज फॉर यू, और समझ में नहीं आ रहा कि कैसे किया जाए? क्योंकि ये इट इज़ ऑल्सो एट द सेम टाइम अ थैंकलेस जॉब। सब लोग कभी आपसे खुश होंगे नहीं। वो सही बात है, मगर उसमें 2 अंश आपको मैं इस संदर्भ में याद दिलाना चाह रही हूँ कि एक, कंटिन्यूसली प्रधानमंत्री जी स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चलाए। आमने सामने बैठ करके बात करने का तो संभव ही नहीं था। सो वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हर वर्ग के साथ उनके मन में क्या चल रही है, वो एक्सपेक्टेशन क्या है उनके मन में, ये सब बातें चली, और मेरे स्तर पर भी बातचीत हुई। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी के साथ बैठ करके पूरे फिनांस के टीम हर सेक्शन के ऊपर क्या कैसे हैंडल करना। सचमुच टेक्निकली देखें तो हाँ 2 बजट, मगर लॉकडाउन के बाद कम से कम 5 अनाउंसमेंट्स, बजट की तरह ही प्रिपरेशन, बजट की तरह ही उसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, बजट की तरह ही उसमें इस वर्ग के लिए उस वर्ग के लिए वगैरह वगैरह। सो हाँ, कभी नहीं देखा ऐसे हालात में 2 बजट प्रेजेंट किया, मगर 2 से ज़्यादा एक ही साल में इतने सारे बजट। सो ये सिचुएशन तो वेरी चैलेंजिंग था, और इसमें जैसे मैंने कहा जनता का इनपुट भी आना, हर वर्ग का इनपुट भी आना, और प्रधानमंत्री जी इसके साथ हमारे साथ बैठ करके
छोड़ा नहीं दिया, मतलब फिनांस मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कुछ करके आएंगे, वो भी हुआ, हम बैठकर इधर तय किया, मगर उनके साथ कंसल्टेशन भी, और जो कंसल्टेशन उनको हर वर्ग के साथ हुआ, उनसे इनपुट हर एक बार इसमें है कि नहीं देखना, फिल्टर करना, ये सब इतना रिगरस, इतना डिटेल में, और इतना सपोर्ट, जो लीडरशिप आपके पीछे हैं और हर कदम आपके साथ वो सपोर्ट दे रहे हैं। फिर लर्निंग ऑन द जॉब जो आपने रेफ़र किया, बिल्कुल होता है, और वो लर्निंग से आपको ये नहीं लगता कि थक नहीं होते हैं, मोटिवेट होते हैं कि ऐसे सपोर्ट है, ऐसे सब लोग का भावना हमें समझ में आ रही, करना और करना और करना। So that is why we could survive, and that is why at least somebody like me was able to work and more commit myself to work more. अब हम सीधे इस बजट पे आते हैं। सबसे ज़्यादा सवाल जो हम लोगों से पूछे जा रहे हैं वो है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, और बहुत लोग ऐसे हैं जो कि कंफ्यूज्ड हैं, जो आपने अनाउंसमेंट किया क्रिप्टो करेंसी के बारे में, डिजिटल करेंसी के बारे में कि 30% टैक्स लगेगा। क्या आपने क्रिप्टो करेंसी को अब देश में लीगल कर दिया है? क्योंकि आपने कहा कि टैक्स लगेगा, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे इतने सारे दर्शकों के लिए जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी में पैसा भी लगाया है, उनके लिए थोड़ा स्पष्ट करें कि आज क्रिप्टो करेंसी का क्या स्टेटस है अभी, और क्या ये 30% के बाद अलग से एक जीएसटी भी लगेगा? क्या आप ये मानते हैं कि ये एक लॉटरी की तरह होगा और हॉर्स राइडिंग की तरह होगा? इट विल बी लाइक अ गैम्बलिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट द बिटकॉइन हियर। नहीं, इसमें अगर स्पष्टता चाहिए, क्लैरिफिकेशन चाहिए, बिल्कुल वो सब देते आएंगे, उसमें कुछ हेसिटेशन नहीं है। मगर करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी, इन सब शब्दों के ऊपर हम थोड़ा ध्यान से सोचें और उसको उपयोग भी करें। करेंसी होता है जिसका सरकार की बैकिंग है, कुछ उसका इंट्रिंसिक वैल्यू होना चाहिए करेंसी, वो चीज़ है करेंसी। और वो इंट्रिंसिक वैल्यू उसको मिलता है जब सरकार उसको इश्यू करता है। अगर घर बैठे बैठे आप और मैं कुछ करेंसी इश्यू करें, वो करेंसी थोड़ी ना होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू देने वाले काम सरकार की बैकिंग से होता है, सरकार की अथॉरिटी के साथ। जो देश का सेंट्रल बैंक होता है, चाहे भारत हो कहीं और हो, सेंट्रल बैंक उसका इश्यू करता है, वो करेंसी माना जाता है ट्रेडिशनल सेंस में। और जब डिजिटली करेंसी इश्यू करते हैं मॉडर्न सेंस में, वो डिजिटल करेंसी होता है, वो करेंसी है। मगर बाहर जो माइनिंग के साथ, माइनिंग के द्वारा और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को उपयोग करते हुए आप इश्यू करते हो, कुछ हद तक वो कुछ एसेट हो सकता है, ना कि करेंसी। ये डिफरेंस हम पहले से समझ लें जी। और ये एसेट जो क्रिएट कर रही हो, whatever quality of asset it may be, whatever type of asset it may be, creation by somebody completely democratized, कौन क्रिएट कर रहा, कौन किसको पास कर रहा, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, हर एक लेजर में कुछ एंट्री है, कुछ एग्जिट है, वो ठीक। उसके ऊपर ट्रांसैक्शन के द्वारा आप कुछ कमा रही हो, प्रॉफिट, उस प्रॉफिट के ऊपर हमने टैक्स लगाए। सो वो करेंसी नहीं है पहले। फिर वो ट्रांसैक्शन के द्वारा आप सेल कर रही हो, खरीद रही हो और प्रॉफिट भी कमा रही हो, फिर वो टैक्सेशन लगाना पड़ता है। फिर ये ट्रांसैक्शन में भाग लेने वाले प्रॉफिट नहीं कमाया, एक से दूसरे के हाथ में चल रही है, फिर भी क्योंकि ट्रांसैक्शन हो रही है उसके ऊपर टीडीएस। हम कम से कम समझ लें कि ये बात इज अबाव बोर्ड। टीडीएस का अर्थ यही है कि वो एडिशनल टैक्स नहीं है, आप बाकी जो टैक्स भरेंगे उसमें रिकंसाइल कर दो भैया। इधर पेमेंट कर रहे हो, उधर एडजस्ट कर लो, आपके बाकी टैक्स जो पे करना है, ये एडिशनल नहीं है टीडीएस। सो इसके द्वारा ये सब विल बी अबाव बोर्ड। अभी मुझसे बार बार पूछा गया कि
ये आप रेगुलेट नहीं कर रही हो मगर टैक्स कैसे कर रही हो? टैक्स इसीलिए कर रहे हैं कि ट्रांसैक्शन हो रही है। You cannot ignore it. I can't ignore it. And it's big money. And above all, ठीक है, इसके ऊपर क्या आपकी पोजीशन क्या है? इसमें रेगुलेट करें, बैंक करें, कुछ करें, क्या है? उसके लिए ही कंसल्टेशन। हम एक कमरे में बैठ करके ये तय नहीं कर रहे हैं, आपके साथ बात कर रहे हैं। जिनको भी हमारे साथ इस विषय में बात करना है करिए, सबका ओपिनियन ले करके कुछ निर्णय करेंगे, बिल्कुल। सो कंफ्यूजन के कुछ भी कारण नहीं है। मगर अगर टेक्निकली क्या इसमें 30% लगाना है, ये 30% के अंतर्गत आएगा कि नहीं, ये सिर्फ ट्रांसैक्शन है इसीलिए इसमें सिर्फ टीडीएस है क्या, इन सभी प्रश्नों के लिए ज़रूर हम हर कदम तैयार रहेंगे जरूर क्लैरिफिकेशन देने के लिए। ओके मैम, एक बात जब आपने बजट की कही और कहा कि ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, हमने भी बिल्कुल यही होप किया था कि ग्रोथ बूस्टर जो हमने थीम भी चलाई वो यही रही, क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी कि डीरेल ना हो जाए। जो आपने भूमि और फाउंडेशन ले की थी पिछले बजट में वो यही थी और कंटिन्यूटी हमें दिखी। अब आपने कहा 25 वर्ष के लिए हम तैयार कर रहे हैं इस बजट के द्वारा, भारत आगे बढ़े। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कैसे आप डिफाइन करती हैं इसको, अगले 25 वर्ष के लिए हम कैसे इसमें समझें भूमिका बन रही है। एंड कैपेक्स की आपने बात की, 7.5 लाख करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है, तो आमदनी कहाँ से आएगी? खर्चा तो आपने तैयारी कर ली है मैम। पहला प्रश्न जी, मैंने बजट की शुरुआत में ही वो बात बोली कि हम ट्विन ट्रैक आपके सामने रख रहे हैं। ये एक ट्रैक है जो पहले से कंटिन्यू करके आ रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा ही, पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा ही हम ये पैंडमिक अफेक्टेड इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे। ठीक है। पिछली बार वो शुरू हुआ, पिछले बार भी एकदम बड़ा सा अमाउंट, उससे पहले के साल से कंपेयर करते हुए ज़्यादा अमाउंट दिए। इस बार उसको और ज़्यादा बढ़ा करके 7.5 लाख तक। इतने पैसा पब्लिक एक्सपेंडिचर के द्वारा क्रिएटिंग एसेट्स, रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, इनलैंड वाटरवेज या कुछ कॉमन इकोनॉमिक कॉरिडोर रनिंग थ्रू सेवरल स्टेट्स, ये सब बनाने में बहुत सारे मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। आप बिजनेस मैटर्स डील करते हैं, आपको मालूम है 1 रुपया खर्च करने में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, उसका मल्टीप्लायर कन्वेंशनल एनालिसिस में ये बोला जाता है 2.95 रुपीस तक। 1 रुपया का खर्च करने में 2 रुपया 95 पैसा तक आपको बेनिफिट मिलेगा। मतलब इकोनॉमी में आर्थिक एक्टिविटी, जॉब्स उधर एक उधर इन सिटू मिलेगी, ब्रिजेस, उसके लिए सीमेंट, उसके लिए स्टील, सबका वो एक विषय है। अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के द्वारा नहीं करूं और रेवेन्यू में दूं, मतलब मैं सीधा उसका उदाहरण सिंपल जो फ्लोटिंग में है उदाहरण, आपके हाथ में पैसा दूं, उससे मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, मगर कितना होगा? हर 1 रुपया के लिए 0.95 ही मिलता है, लेस देन 1 रुपी मिलता है। इसीलिए मैं और पूरे हमारे टीम और प्रधानमंत्री जी का ये पिछले साल से बिलीफ है कि खर्च करो तो मल्टीप्लायर इफेक्ट ज़्यादा जिसमें से मिलेगा आपको वो करो। टेक्निकली हम मल्टीप्लायर इफेक्ट बोलते हैं, मगर उसका मतलब क्या है? जॉब भी मिलेगा, डिमांड भी बढ़ेगी, और डिमांड सीमेंट का, स्टील का सिर्फ नहीं बढ़ेगी, उधर काम करने वाले उनके खर्च, उनके कपड़े, खाने का चीज़ और उनका इधर उधर का ट्रैवलिंग का खर्च, ये सब भी मल्टीप्लायर में इंक्लूडेड है ना। इसीलिए इसका मल्टीप्लायर ज़्यादा, हाथ में पैसा रखने का मल्टीप्लायर कम। तो वैल्यू डिस्ट्रक्ट ना हो, हाँ, आप वैल्यू इन्हांस करने की आपने बात की। ओके, तो जो ये कहीं ना कहीं ये आंसर हम समझ लें मैम, जो लोग बात कर रहे हैं कि मिडिल क्लास लोगों के लिए ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, हम ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं, हमें क्या मिला इस बजट से, हमेशा उम्मीद लगी रहती है। क्या अब हमें ये सोच बदलने चाहिए, अब ये मान ले कि इस तरीके से इस बजट या आगे आने वाले बजटों को ना देखा जाए? नहीं, मैं भी मिडिल क्लास हूँ, आप भी मिडिल क्लास हैं, ठीक है, सब जो बात करते हैं और मैं समझ सकती हूँ जी, ठीक है। और नॉर्मली मिडिल क्लास, और मैं भी उस टर्म को लूजली उपयोग कर रही हूँ,
नॉर्मली मिडिल क्लास मतलब कुछ ना कुछ इनकम है, यू आर नॉट पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, इसीलिए हम डबली सफ़र कर रहे हैं, लोग बोलते हैं, और मैं भी उसको एक हद तक सहमत हूँ। Okay. ठीक है, वी आर नॉट एज पुअर एज टू यू नो वी से नो आई एम नॉट विदाउट इनकम, आई एम गेटिंग सम, बट यू आर टैक्सिंग मी, आई एम नॉट हाई नेट इंडिविजुअल, so who can pay the tax and be aram, magar you are taxing me, and for this tax what am I getting? I agree, these are very very right questions to ask, and I fully am sensitive to it. Okay. But my answer to that, being in this side of the table, जी. is what exactly do we mean about middle class? It's spread across the board. Farmers में middle class नहीं है क्या? मिडिल क्लास के बच्चे विदेश में जाकर पढ़ रहे हैं, उनके लिए हमने LRS स्कीम के द्वारा पैसा भेजने के लिए कुछ ओपन नहीं किया, ऑलमोस्ट लाइक आई डोंट नो 2.5 crores or something like that, we allow them to transfer money to their children. Isn't that for middle class? You'll remember in 2019 there was huge outcry, and rightly, about middle class having taken loan, invested in buying an apartment, but couldn't get the apartment because they were all stuck. They were paying EMI in the banks, but paying rent also. Didn't we come up with a scheme so that those stuck projects can be completed? And चाबी middle class के हाथ में रखो। मैं मुंबई में जाकर के एक प्रोजेक्ट्स के सक्सेस होने के कारण चाबी देकर आई। ये प्रोजेक्ट हमारे घर के मोदी जी के सरकार के प्रोजेक्ट नहीं है, वो मिडिल क्लास के लिए नहीं है। पूरे देश भर में टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में ऐसे स्टक प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए हम ही तो पैसा दे करके उसको कंप्लीट करवा रहे हैं। जो प्रोमोटर उसको छोड़कर चले गए थे, ये मिडिल क्लास के लिए किए। अफोर्डेबल होम्स के लिए जो टैक्स कंसेशन और इंटरेस्ट रेट में इंटरेस्ट सबवेंशन जो देते हैं, 45 लाख का तक आप घर खरीद लो, वो मिडिल क्लास के लिए नहीं है। आज मेडिकल कॉलेज और मेडिकल कॉलेजेस इतने सारे पूरे देश में खोल रहे हैं, सीट्स बढ़वा रहे हैं कि MBBS पढ़ो, नर्सिंग पढ़ो जी, ये मिडिल क्लास के लिए नहीं है। हर एक एम्स में कितनी जॉब्स मिलती है, इन सब का देश भर में इन्वेस्टमेंट जब होती है, ये किसके लिए है? स्वाति जो पूछ रही है, मैं आम आदमी की भाषा में, जो आम आदमी का सेंटिमेंट है, वो ये कहता है कि आज का मिडिल क्लास श्रवण कुमार की तरह है। उसके एक कंधे पर कॉरपोरेट लोन्स का भार है सुपर रिच के लिए, दूसरे कंधे पर बिलो पॉवर्टी लाइन और फार्म लोन्स हैं, और इन सब को जो फाइनेंस कर रहा है वो मिडिल क्लास का आदमी कर रहा है, बिकॉज वही ईमानदार आदमी है जो टैक्स भी देता है, अपना काम ठीक से करता है, अपनी बचत करके बैंक में भी डालता है। तो दोनों का बोझ, सुपर रिच का भी और सुपर पुअर का भी बोझ मिडिल क्लास पर ही आ गया है। नहीं, विद ड्यू रिस्पेक्ट्स मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। हाँ, टैक्स पे करते हैं, ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स का मैं ज़रूर हर मेरा बजट स्पीच में एक लाइन कम से कम रिकग्निशन के नाते बोलती हूँ, आई रियली अप्रिशिएट ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हु पे फॉर द कंट्री। और वो इतना दुख के बावजूद भी बोलते हैं कि नहीं, इस देश का टैक्स देना आवश्यक है, हमारे देश के लिए करना है, वो भावना भी उनमें है, मैं रिकग्नाइज करती हूँ। मगर हम तुरंत इस देश का जो डेवलपमेंट हो रही है उसको दरकिनारे करना मुश्किल है। आज हर गरीब हमारे भाई बहन नहीं है क्या? उनके लिए शौचालय, उनके लिए गैस, उनके लिए मकान, उनके लिए घर तक पानी, ये सब किसके लिए है? वो उस तरफ रखना है क्या? वो भारत के नागरिक नहीं है क्या? हमारे घर में ही गरीब और अमीर सब हैं, मिडिल क्लास के फैमिली में भी एकदम गरीब वाले रिश्तेदार हमारे आपस में भी हैं। घर जब हम गांव में जाते हैं हमारी दादी और नानी से मिलने के लिए, हमारे रिश्तेदार में ऐसे लोग भी नहीं हैं क्या? बिल्कुल, वो एक विषय है। दूसरा, रिच के लिए हम क्या कर रहे हैं? ये हमारे टैक्स से हो रही है, ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आज बिजली का रेगुलर सप्लाई 24/7 सप्लाई करना और उसके वजह से बिजनेस चलना और अच्छा चलाना और इंडस्ट्री आकर इन्वेस्ट करना, ये हम रिच के लिए कर रहे हैं या उस बिजनेस लगाने में
हम सबको रोजगार मिले, इसके लिए कर रहे हैं। इसलिए पॉलिटिकली कुछ शब्दों का कुछ पार्टी इजीली उपयोग करने का उस आड़ में आकर के हम ऐसे सोचना नहीं है। ज़रूर इस देश का डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स इम्प्रूव हो रही है। आप सोचिए ना, 6-7 साल पहले, 8 साल पहले एकदम ग्रिड का फेलियर हो गया, बिजली पूरे ठप हो गए थे, याद है आपको जी। पूरे देश में एक एटलीस्ट इन वन एरिया कंप्लीटली डार्कनेस हुआ। पूरी दुनिया हमसे पूछ रही है क्या हो रही है, इमर्जिंग इकोनॉमी बोल रही हो, ये भी कर नहीं सकते। और बिजली का कटौती और बिजली का शॉर्टफॉल के वजह से सिटीज़ में भी 12 घंटा 6 घंटा और समटाइम्स 1 आवर कट, अनप्रिडिक्टेबल सप्लाई। उससे हम निकल कर आज एनर्जी ऑलमोस्ट सरप्लस प्रोड्यूस करने का कगार में आए। ये किसके पैसा? आप ही के तो पैसा। ये करना है कि नहीं करना, हम सब के लिए करना है कि नहीं करना, ये भी हम सोचना चाहिए। मैम, आपने कहा ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स कि आप हमेशा मेंशन करती हैं, उनको आप रिकग्नाइज करती हैं। एक ही बस छोटा सा आपसे ये सवाल जानना चाहूँगी। एक बार जी, सॉरी जी, बिफोर आई फॉरगेट, प्लीज आज का टैक्स रेट्स आप प्लीज कंपेयर करिए 1980, 85, 90 में you were paying up to 45%, and there was one time when I was looking back at the data up to 90%, not in the 80s but even earlier टैक्स का रेजिमेंट था इससे, उससे हम इस ओर तक पहुंचे। सॉरी यस नहीं बिल्कुल। तो हमने टैक्स कलेक्शंस में जो बढ़िया इजाफा देखा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि हमारा स्प्रेड बढ़ रहा है। तो क्या ये उम्मीद करी जा सकती है कि जब स्प्रेड बढ़ेगा, आपके कलेक्शंस बेटर होंगे, तब शायद रियायत दी जाए टैक्स? और ये लोगों का कहना भी है कि अगर आप टैक्स कम करेंगे तो ज़्यादा लोग आके टैक्स भरेंगे और आपका अल्टीमेटली कलेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, स्पेंडिंग भी बढ़ेगी। जी एब्सोल्युटली। और यही है इस डायरेक्शन में जीएसटी में भी यही है लॉजिक। यस 2 साल से रेट रेशनलाइजेशन का डिस्कशन में जीएसटी काउंसिल को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। वो जल्दबाजी में हाँ रेट बढ़ाओ जिससे कलेक्शन बढ़ेगी नहीं किए। They were wise, they were very considerate to say नहीं देखेंगे कि कैसे इस बीच में लीकेजेस को बंद करो, टेक्नोलॉजी को उपयोग करते हुए फ्रॉड जो कर रहा है उसको पकड़ो। ये सब करने में भी जीएसटी का कलेक्शन इंप्रूव होगा, ये था उम्मीद जीएसटी काउंसिल में, जो मैं आज गर्व से बोल रही हूँ कि जीएसटी काउंसिल की टीम इतना अच्छा काम करके फ्रॉड को रोक रहे हैं, जिसके वजह से कलेक्शन अच्छा हो रही है और जिसके वजह से जल्दी में रेट एडजस्ट करने का आवश्यकता नहीं है। टैक्स बेस वाइडन होने दो, सबको बेनिफिट मिलेगा। निर्मला जी, इससे पहले जब बजट बना करता था तो पार्टी, जो रूलिंग पार्टी थी, वो भी बहुत हावी होती थी और बजट एक चुनावों का टूल बन जाता था और लोगों को खुश करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन इस बार आपके बजट में जो अलग बात है वो ये है कि इट्स नॉट अ चुनावी बजट। आपने बजट में चुनावों को लेके कोई ऐसा पॉपुलिज्म जैसा कुछ दिखाई नहीं देता। वॉज देयर ऑन सम काइंड ऑफ प्रेशर ऑन यू इस बार भी, जो आपने नहीं माना, या आप ये कहेंगे कि इट्स ट्रूली अ न्यू एज बजट जिसमें अब चुनावों को आप कंसीडर नहीं करेंगे? नहीं, इससे पहले एक विषय में जोड़ना चाह रही हूँ। पिछले बार की बजट से पहले भी ये स्पेकुलेशन था, कोविड टैक्स लगेगी, सरकार के पास पैसा नहीं है, कहाँ से आएगा, इतने सारे रियायत देना कहाँ से देगी। स्पेकुलेशन 1। अभी स्पेकुलेशन 2, नहीं इलेक्शन के पहले 5 स्टेट्स और वो भी यूपी जैसे स्टेट, सो चुनावी बजट होगा। हाँ, कुछ बांटा नहीं आपने यूपी के लिए। सो मैं इसमें एक विषय जोड़ना चाह रही हूँ, जो यू माइट थिंक यू विल से बिकॉज यू आर अ मिनिस्टर इन प्राइम मिनिस्टर मोदीज कैबिनेट। मैं सचमुच इसीलिए एक विद कॉन्फिडेंस कह रही हूँ, यू डोंट अंडरस्टैंड प्राइम मिनिस्टर मोदी। लास्ट ईयर ही टोल्ड मी वेरी क्लियरली, नो यू विल नॉट रेज द टैक्स बट इट्स आवर ड्यूटी टू अटेंड टू द पुअर। इतना बड़ा 5 लाख करोड़ तक के सॉवरेन गारंटी के साथ विदाउट सिक्योरिटी एमएसएमई को लोन मिला है कि नहीं? इतनी सारे बिजनेसेस खड़े हो पाए और रहने, they could withstand the pressure of the pandemic
because that ECGLS, emergency credit guarantee scheme was given. वो आज बढ़ करके 5 लाख करोड़ तक गया. He didn't raise tax and then say, okay, you take relief. No COVID tax. And this time the guesses were Chunavi budget. No. A long-term budget which gives you stability, predictability. Business को क्या चाहिए? अरे इस साल गिरा, अगले साल उठा, उथल पुथल टैक्स में नहीं. Steadily tax. No increase because the pressure is more. We've kept you stable. और above all, पिछले साल जो मैंने particularly ले आए transparency in budget. बजट में दिखता एक, दूसरा नीचे है, दिखाई नहीं देता. ये था ना यूपीए के समय में बजट का कैरेक्टर. नहीं, जो दिखता है, जो पढ़ा जाता है, वही है बजट. ट्रांसपेरेंसी इन अकाउंटिंग, ये सब स्टेबल बजट की बात है, ट्रांसपेरेंट बजट की बात है, प्रेडिक्टेबल रिजीम का बात है. यही तो इस बजट का कैरेक्टर. हमने ये भी देखा कि आप अपना जो बजट का भाषण है अब टैब से आप पढ़ के बोलती हैं. इट्स अ न्यू चेंज जो पहले नहीं होता था. उसके पीछे कोई खास वजह? और यू वांट टू रियली प्रोजेक्ट द बजट एज द फ्यूचरिस्टिक हाई टेक डिजिटल बजट? पिछले साल से ये शुरू हुआ है. वी ब्रॉट इन दैट बिकॉज आई थॉट it was time that we should make a difference in the sense of paperless budget बनाना. फाइल्स पेपरलेस चल रही है आजकल और कोरोना के समय बहुत ही उपयोगी रहा. We didn't have to touch because initially people who didn't want to touch currency, बैंक्स में सैनिटाइज करते थे बैंक हर रुपया को. So उस समय तो we thought this making it digital will be perfectly acceptable and it helped because work from home जब होता है डिजिटल रहने में बहुत फायदा है. Yeah, you belong to the pre-internet era. और आज आप टैब से बजट पढ़ के बता रही हैं, डिजिटल बजट बना रही हैं. हाँ जी. सो ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? मगर भारतीय एक्चुअली आप जनता हमारे लोगों को देख लीजिए, डिजिटल पेमेंट को कैसे एक्सेप्ट करती है. गांव में खेती के उस पार बैठ करके खेती से निकाला गया मूली, सरसों, उसको बेचने वाले किसान भी क्यूआर कोड रख रहा बगल में. जब वो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल करना भी है. अडेप्टेशन उनके हाँ रेडी टू अडेप्ट कितने मानसिकता है वो हम ज़रूर अप्रिशिएट करना और एमुलेट भी करना चाहिए. निर्मला जी, एक जो बजट का ड्रिल रहता है, आपने बजट पेश किया, उसके बाद आपकी पार्टी बोलती है तुरंत ऐतिहासिक बजट, आज तक का सबसे बढ़िया बजट पेश किया है. थोड़ी देर के बाद राहुल गांधी आ जाते हैं कि एंटी फार्मर बजट है, एंटी पुअर, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है. और फिर धीरे धीरे शाम तक पूरे न्यूज़ चैनल्स पर डिबेट होने लगता है. एंड फाइनली यू नो सीम टू बी एक्सप्लेनिंग कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है. सो जब आप बजट बनाते हैं, आप पहले से इस बात की तैयारी करके रखते हैं कि आपके ऊपर यही आरोप लगने वाला है कि एंटी पुअर है, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है, फार्मर्स के लिए कुछ नहीं है, एंड देन यू हैव टू गिव सम काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन. Is there any kind of pressure also while making the budget? We prepare to be able to explain what is in the budget. And in that process, what is in the budget for A section, B section, C section. Yes, we prepare for that because we have to explain the budget out. मतलब वो तो ज़रूर एक्सरसाइज करते हैं, मगर मैं एक हल्की सी बात इसमें जोड़ना चाह रही हूँ. मुझे किसी ने भेजा एक R.K. लक्ष्मण के कार्टून जो 1985-86 उस समय का है. उसमें बोल रहे हैं कि मीडिया जा कर के किसी नेता से पूछता है, तब माइक नहीं है, वो लिख रहा है मीडिया, शायद वैसे पिक्चर है, और आम आदमी उधर जो R.K. लक्ष्मण के कार्टून के मेन हीरो है वो खड़े होकर सुन रहा है. यही था. विपक्ष के नेता उस समय भी उस कार्टून के द्वारा यही बोल रहा है कि फार्मर के लिए कुछ नहीं है, गरीब के लिए कुछ नहीं है, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है. मैं लाइट हार्टेड कमेंट बोल रही हूँ. कुछ इश्यूज हर बजट के बाद स्टॉक लाइन हो गए हैं, और जब हम इस इश्यू के बारे में, इस बजट के बारे में बात करते हैं, फार्मर्स के लिए इतनी सारे
आज का उनका छोटा फार्मर का हालात देखते हुए जो प्राइम मिनिस्टर ने उनको किसान सम्मान निधि देते हैं वो डायरेक्टली उनके अकाउंट तक पहुंचता है, साल के लिए 6,000 रुपीज़ ईच फार्मर का। उससे शायद अप टू 10 करोड़ फार्मर्स का बेनिफिट मिल रही है। उनके फर्टिलाइजर का प्राइस चाहे कुछ भी हो दुनिया में, लास्ट ईयर फर्टिलाइजर प्राइसेस वेंट अप द रूफ। वी टुक इट ऑल बिकॉज इंपोर्ट ही करते हैं, इस देश में नहीं है फर्टिलाइजर का रॉ मटेरियल। उसका कॉस्ट हमने फार्मर को पास नहीं किया, सरकार ही उस बोझ को उठाए क्योंकि फार्मर्स को सपोर्ट करना है। इस बार भी न्यूट्रिएंट का एलोकेशन आप अभी ही देख लीजिए, समथिंग लाइक 27,000 crores has gone to 46,000 crores if I'm right about exactly. Her bringing in technology into agriculture, drone being used for spraying of fertilizers and chemicals, एरिया सर्वे करने के लिए, क्रॉप इंटेंसिटी सर्वे करने के लिए ड्रोन के द्वारा मेजर करो, अंडरस्टैंड करो कि पर हेक्टर कितना आने वाले हैं। सो छोटे किसान के लिए उनके फार्म तक रेंटल में एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट लेके जाने के लिए, वो खरीदना नहीं है, ट्रैक्टर खरीदना नहीं है, खरीदेगा कोई और, उनके लिए वो एम्प्लॉयमेंट होगा। वो 4-5 ट्रैक्टर खरीद कर उसी गांव में रहेगा, मगर किसान के लिए वो रेंटल में देगा, उसका प्रावधान कर रहे हैं। जो किसान का बेटा ही हो वो बैठ करके ये सिस्टम के द्वारा बैंक लोन ले लें, ट्रैक्टर खरीद लें, उनके पिताजी का फार्म में भी और अगल बगल के फार्म में भी वो रेंट दे करके उसको चला सकते हैं। ऐसे नया नया तरीके से एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रहे हैं। मिडिल क्लास का विषय तो मैं पहले से बोल दी। पर आपको ऐसा लगता है कि कृषि कानून जो वापस लिए गए उसकी वजह से एक काफ़ी ब्रेक लगा? नहीं तो आप फार्मर्स की जो इनकम है उसको और अच्छा कर सकते थे। इट वॉज अ जोल्ट। Well, that is one way in which we could have, but we are also doing equally other ways. मैंने जुलाई 19 का बजट में अन्नदाता ऊर्जादाता क्यों नहीं बने? अन्नदाता can become ऊर्जादाता. We gave them solar equipments for their own pumps for pumping out water. नहीं तो वो एक्सेस रहने में ग्रिड को सप्लाई भी कर सकते हैं। और एग्रो फार्म्स, बी कीपिंग, ऐसे फार्मर के लिए एक्स्ट्रा, और आजकल भी फूड प्रोसेसिंग के द्वारा विलेजेस में ही वैल्यू एडिशन करने के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए हम प्रावधान दे रहे हैं। VGF वायबिलिटी गैप फंडिंग के द्वारा यूनिट्स लगाने के लिए प्राइवेट पार्टीज को ले आ रहे हैं। ये सब भी किसान के लिए ही। आपको ऐसा लगता है विपक्षी जितनी पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि कृषि कानूनों की वजह से जो प्रोटेस्ट चला उसकी वजह से किसान सरकार के या बीजेपी के खिलाफ हो गए हैं? जैसे अभी चुनाव में वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, बहुत इस तरह के जो किसान हैं, और आपने इतनी नई नई योजनाएं चलाई हैं उनके लिए। डू यू थिंक यू आर होपफुल दैट यू विल बी एबल टू न्यूट्रलाइज देम? क्योंकि अभी ग्राउंड पर जब जाते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि किसान नाराज़ है और इसीलिए उन्होंने इतना लंबा प्रोटेस्ट किया और ये इतना एक पॉलिटिकल इशू बन गया। दूसरी तरफ से आप एक के बाद एक योजना दे रहे हैं, तो हाउ डू यू थिंक यू हैव बैलेंस्ड इट आउट नाउ? आई थिंक छोटे किसान के मन में ये स्पष्ट है कि मोदी जी उनके लिए ज़रूर इतने सारे स्कीम्स ले आ रहे हैं, और ये तीनों कानून के ऊपर भी ज़्यादातर समझ रहे हैं लोग। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने वो गुरु पूर्णिमा के दिन बोले, कुछ वर्ग हैं उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं इसीलिए उनको विड्रॉ किए, मगर आप देखे होंगे बहुत सारे किसान खुद जब मीडिया जाकर उनसे बात करते हैं वो बोलते हैं कि MSP के द्वारा खरीदार हो रही है और ज़्यादा पैसा तुरंत उनके अकाउंट में आ रही है, विदाउट डिले आ रही है। सो छोटे किसान सब ज़रूर इस बात को समझ रहे हैं। मैं उससे समझ रही हूँ कि इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा चुनावी राज्यों में भी, क्योंकि उनको समझ में आ रही है कि कुछ इसमें गड़बड़ नहीं है, पैसा मिल रही है, प्रोक्योरमेंट हो रही है, MSP मिल रही है, और इतने सारे एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी उनको आ रही है और भी आएगा। ओके, उनके हित की बात हो रही है जैसा आप बता रही हैं। कॉर्पोरेट इंडिया बहुत खुश है बजट से। आपने ग्रोथ की बात की, जैसे मैंने शुरू में कहा,
एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कमिटमेंट कर दी हम इतना पब्लिक कैपेक्स करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, हम प्राइवेट में ये सेंटिमेंट नहीं देखते। हम उनसे पूछते भी हैं कि आप अब कमिट करेंगे, हमें तो ठीक से नहीं दिख रहा है, एटलीस्ट ऑन ग्राउंड मैम हमें नहीं दिख रहा कि वो लोग कमिट कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं और कह रहे हैं अब हम बड़े प्लांट्स लगाएंगे, एक्सपैंड करेंगे, अब हमें कॉन्फिडेंस आ गया है। वो कॉन्फिडेंस की कमी आपको अभी भी दिखती है? और अब जो आपने स्टेप्स लिए उसके बाद आपको उम्मीद है दैट द एनिमल स्पिरिट्स विल कम आउट अगेन? नहीं, ज़रूर उसमें परिवर्तन है। और जो कॉरपोरेट टैक्स के रिडक्शन के बाद उनके कुछ आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ को वो सॉर्ट आउट करके आज बाहर जब आने के लिए तैयार हैं, तब आ गया सेकेंड वेव और उसके कोविड सेकेंड वेव और उसके बाद ये ओमिक्रॉन भी। मगर ओमिक्रॉन का विषय में सबको मन में ये स्पष्ट है कि इतना सीरियसली अफेक्ट नहीं किया, विस्तार से स्प्रेड हो रही है मगर इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी डैमेजिंग। और ये भी मैं 2+2 देख रही हूँ। एक तरफ आप देखने में FDI आ रही है, FPI नहीं, FDI आ रही है, विच मीन्स पीपल आर फाइंडिंग partners to invest and be on the board to take a call. Second, mergers and acquisition का आप numbers देखिए 19, 20, 20, 21, 21, 22 बढ़ते जा रही है, which means people are looking at expanding capacity through acquisitions. ये भी हो रही है। तीसरा, आज स्मॉल सेविंग्स इस देश में विपक्ष का ये भी कंसर्न रहता है, नहीं नहीं इट्स नॉट लाइक बिफोर, मगर आज हमारे सिटीजन्स के माइंड में भी जहाँ उनका अपॉर्चुनिटी बेटर है, इंटरेस्ट रेट इज लो, फिक्स डिपॉजिट में इतना नहीं कमा पा रहे हैं, इसीलिए यू फाइंड एन एक्टिव रिटेल इंटरेस्ट इन द स्टॉक मार्केट. People are moving on their own, they are able to see, information is so publicly available. कंपनी जो अच्छा मैनेजमेंट के साथ ट्रांसपेरेंट तरीके में चल रही है, उन सब में भाग लेने के लिए रिटेल इन्वेस्टर भी आ रही है, नहीं तो इतना डीमैट के अकाउंट, इतनी रिकॉर्ड नंबर्स, ये सब ओवरऑल आई थिंक इंडस्ट्री में भी, इंडिविजुअल में भी देयर आर very many resets which are happening. Okay. हम उस रीसेट को भी समझना चाहिए. लेबर भी, आज देख लीजिए, मैं इंडस्ट्री से बात करती हूँ, पैंडमिक के कारण जो वापस गए लोग उनके अपने अपने गांव में, जब वो लौटे, they didn't go back, not all of them went back to their respective old jobs. Some of them went to newer jobs. Some of them demanded better wages and went to a different employer. And local employment का industry भी ready कर रही है कि now I'll have to make do with what is available. उनका training का भी वो plan कर रहे हैं कि कुछ करना है. So there is a lot of reset which is happening. We have to give time for it for us to understand. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.